पहली बार फ्लाइट मैंने चढ़ी थी जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था और उसके बाद नेशनल फ्लाइट चढ़ी जब मैं एमबीए में था। हर महीने कम से कम 8-10 फ्लाइट तो हो ही जाती है, हर साल कम से कम 3-4 इंटरनेशनल तो हो ही जाती है। पापा और मेरे बीच में बैठ करके ये बात हुई थी कि दोनों में से किसी एक को ही हम लोग को चुनना पड़ेगा, दो नाव पे एक साथ सवारी नहीं कर सकते। दुनिया बहुत रंगीन होती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तरह तरह के रिलेशनशिप्स बनते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं मेरा भी भटकाव होने लगा था। कोका कोला के अंदर में एक वेंडर थी। एक ऐसा वाकया हुआ जहां पर हम दोनों की मुलाकात हुई और वो व्यक्ति और कोई नहीं, आगे चल करके मेरी पत्नी बनी। उनका नाम देवजानी है। अगर आसमां को जिद है कहीं पर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जुनून है वहीं जाकर के अपना आशियां बनाने की। मैं आशीष झा, पटना शहर से। अगर बात करें आज से 20-25 साल, 30 साल, 35 साल पीछे जाने की, मेरे माँ बाप ने जब डिसाइड किया कि उनके बच्चे होंगे तो एक लड़का और एक लड़की तो खैर हो गए, तो उसके बाद फिर तीसरे की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, ये दोनों पूरे हो गए। लेकिन मेरी माँ की इच्छा हुई कि एक और होना चाहिए, और ये इच्छा माँ ने पूरी की। तो समझिए दोस्तों कि मैं एक एक्स्ट्रा के रूप में आया, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो माँ ने डिसाइड किया, उस एक्स्ट्रा ने बहुत कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में लेकर के आया हमारी ज़िंदगी में। मेरी पैदाइश गाँव की है, गाँव की मिट्टी में पले बढ़े। एक बहुत छोटा सा गाँव है धनौजा, जो मधुबनी के ज़िले के बेनीपट्टी थाना के अंतर्गत आता है। हमारे पिताजी जो कि गवर्नमेंट सर्विस में थे, काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट, उन्होंने हम बच्चों को एक ही तालीम दी कि जो मैंने अचीव कर लिया है लाइफ में, तुम उसके आगे बढ़ो। बचपन से ही अगर बात करें, मेरे भैया बहुत ही मेधावी थे। उन्होंने खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, अपने स्कूल के टॉपर भी थे और इसलिए उन्होंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। मेरी दीदी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई में उनको शिकायत थी, लेकिन उसको भी उन्होंने मेहनत से पूरा करके एक बहुत अच्छा करियर बनाया। चूंकि भैया और दीदी ने बहुत अच्छा कर लिया, तो मेरे माँ बाप ने एज्यूम किया कि ये भी अच्छा ही कर लेगा। तो मेरे केस में बहुत सारे लोग एज्यूम कर लेते थे, क्योंकि हमारे परिवार में परिवेश ऐसा हो चुका था, तो उस परिवेश की वजह से ये भी कुछ ना कुछ कर लेगा। तो कई बार बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने के बावजूद भी, लेकिन एक्सपेक्टेशन होने की वजह से अच्छा करना पड़ता था। मैंने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करी और साल 2001 की बात है कि पटना शहर जहाँ से हमने पढ़ाई लिखाई करी, डॉन बॉस्को अकेडमी, वहाँ पे 10th करने के बाद में 11th मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया, और उसके बाद चूंकि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, हम लोग चले गए दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद मैंने दुनिया का एक बहुत नया रंग देखा। मैंने थोड़ा सा ड्रीम देखने की कोशिश करी थी, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत पसंद थे, मुझे क्लास कैप्टन बनना ये सब बहुत अच्छा लगता था। 11th स्टैंडर्ड के अंदर में दोस्तों मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का निर्णय लिया, और मुझे आज भी वो दिन याद है जब पापा और मेरे बीच में बैठ करके ये बात हुई थी कि दोनों में से किसी एक को ही हम लोग को चुनना पड़ेगा, दो नाव पे एक साथ सवारी नहीं कर सकते हैं। वो जो ड्रीम उस वक्त मेरा था क्रिकेट खेलने का, वो वहीं रह गया। और ये निर्णय सिर्फ अकेले मेरे फादर का नहीं था, ये मेरा भी था, क्योंकि ऐसी ही हम लोगों की परवरिश होती है और ऐसे ही हम लोग की मानसिकता होती है। उसके बाद मेरा एडमिशन दिल्ली में जाकर के हुआ, और दिल्ली में मैंने जो दुनिया देखी, उस दुनिया को मैंने फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। बट दिल्ली जाकर दोस्तों एक डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा आया। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? दुनिया बहुत रंगीन होती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत तरह की चीजें होती हैं, तरह तरह के रिलेशनशिप्स बनते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं मेरा भी भटकाव होने लगा था, लेकिन उस भटकाव से तुरंत मैंने अपने आप को पीछे किया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट अध्यायों में से एक है। जो लोग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक आता है। पेटीएम के जो संस्थापक है विजय शेखर शर्मा जी, चाहे हम अपने अजीज सुशांत सिंह राजपूत जी की बात करें, ये सभी लोग इसी कॉलेज से आते हैं। कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। हमारे कॉलेज के फेस्टिवल के लिए मैंने खुद से अपनी टोली बनाई लोगों की, उनको इकट्ठा किया और उनको लेकर के निकल जाता। जितने भी अखबार मेरे सामने आते, उसमें जितनी कंपनियों के एडवर्टीजमेंट होते, सबको मैं कट करता, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेता, कॉल करके उनके पास चला जाता। दोस्तों 16-17 साल की उम्र से मैंने मार्केटिंग करने की शुरुआत कर दी खुद से, और उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि एक साल के अंदर में कम से कम 50 से अधिक कंपनियों के पास मेरा डायरेक्ट नंबर चला गया, और सब ने मुझे पहचान लिया कि आशीष झा नाम का कोई व्यक्ति है जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में है, जो स्पॉन्सरशिप के लिए हम लोग को अप्रोच करता है, और इसके अंदर जुनून बहुत ज्यादा है। और वहीं से दोस्तों मेरी एक ब्रांडिंग मेरे कॉलेज में भी होगी। हर फेस्टिवल के अंदर में या हर एक इवेंट के अंदर में लोग मुझे ढूंढते कि इसको अपने साथ अटैच कर लो, ये अगर साथ में आ गया तो अपना फेस्टिवल जो है सफल हो जाएगा। और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि आपकी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से नहीं होती है, बल्कि आप क्या वैल्यू कैरी करते हो उससे होती है। इसका नतीजा ये हुआ कि बारी बारी से और सोसाइटीज की चेयरमैनशिप मेरे पास आती गई। अल्टीमेटली चौथे साल होते होते मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना अपने आप में एक अलग अनुभव था, क्योंकि वहां पर न सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज बल्कि राजनीति का भी स्वाद चखा मैंने। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ा वाकया मेरे साथ हुआ था वो ये था कि मेरे पिताजी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, आप इस इलेक्शन को फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग इस धारा में जाते हैं उन लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, आप और हम लोग इस चीज के लिए नहीं बने।
उसी वक्त अचानक से मेरे भैया का फोन आया, क्योंकि मेरे भैया समझ गए थे कि मैं काफी दुखी हूं। उन्होंने कहा कि पापा बात करना चाहते हैं। पापा ने मुझसे एक वादा लिया कि वादा करो, एक शर्त पे ही तुमको मैं इलेक्शन फाइट करने दूंगा, अगर तुम इसी साल एमबीए क्वालिफाई करोगे तो। पापा ने बहुत समझदारी से एक काम करवा लिया। उनको पता था कि मेरा मोटिवेशन क्या है। मैंने कहा ठीक है डन। मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो फाइट करके जीता ही, साथ में जो आप कह सकते हैं कि बढ़िया एमबीए कॉलेज यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया। 2-4 कंपनी आके जा चुकी थी और मेरी प्लेसमेंट नहीं लग रही थी। मेरी दीदी को मैंने कहा कि मैं जब तक मेरी प्लेसमेंट नहीं होगी मैं नहीं आऊंगा, और अगर मेरी प्लेसमेंट राखी से पहले नहीं हुई तो मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा। अब इससे क्या हुआ, मैंने अपने आप को इतना स्टकअप कर लिया, इतना ज्यादा मेरे अंदर में मैंने अपने आप को ऐसी बाउंड्री दे दी कि अल्टीमेटली मेरी पूरी एनर्जी और पूरा माइंडसेट उसी चीज में लग गया ताकि वो गोल अचीव हो सके। जब एमबीए क्वालिफाई किया तो एक डिसीजन था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा दिल्ली और कलकत्ता दोनों में हो गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली जो है वो कलकत्ता से अधिक पॉपुलर था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ने मुझसे एक वादा लिया था कि तुम राजनीति से दूर रहोगे, और दिल्ली जो कि केंद्र बिंदु था राजनीति का, उन्होंने कहा कि तुम कलकत्ता में ही एडमिशन लोगे। और फाइनली जाके मैंने कलकत्ता में एडमिशन लिया और 2 साल मैंने वहां पर जम करके चीजों को समझा। और एमबीए में जाने के बाद में एक अलग दुनिया, एक अलग धारा से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि एमबीए में टेक्निकल चीजों की पढ़ाई नहीं होती है, वहां पर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। मैं सच बताऊं तो एमबीए कॉलेज के अंदर मैंने बहुत पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि कंपनियां भी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करती है। मैं प्रैक्टिकल के पीछे बहुत जाता था। जब भी प्रेजेंटेशंस का टाइम आता था तो उस चीज को मैं काफी ज्यादा सीरियसली लेता था, और मेरी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी। मैं बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह सकता पढ़ाकू था, लेकिन मैं अपने काम को लेकर सीरियस था, और एक चीज को लेकर सीरियस था, दैट वाज मेकिंग गुड मनी। मैं वेल्थ को अपने साथ अटैच करने के लिए बहुत सीरियस था, इसीलिए अच्छे पैकेज की कोई भी कंपनी कभी आती थी तो वहां मैं जरूर सीरियसली लग जाता था कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि समर इंटर्नशिप मेरी बहुत अच्छी कंपनी में लगी, एंड दैट कंपनी वाज कोका कोला। और इसको मैंने इतनी शिद्दत से किया, इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू के दौरान भी कहा था, जब जिसने मुझसे पूछा था कि व्हाई शुड वी हायर यू, मैंने उसको कहा था कि अगर आप मेरे नस को काटोगे तो मेरे को खून की जगह आपको कोका कोला मिलेगा। मैं इतना प्यार करता हूँ, सुबह शाम रात दिन मैं कोका कोला पीता हूँ। उसने कहा हमें ऐसे ही पागल और क्रेजी लोगों की जरूरत होती है, और वहीं से उन्होंने मुझे हायर कर लिया। दोस्तों समर इंटर्नशिप में मुझे हायर किया, और उसके बाद हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मैं अपने बैच का सबसे पहला व्यक्ति था जिसको की प्लेसमेंट मिली। और एफएमसीजी की दुनिया में जब मैंने कदम रखा तो मैंने उसकी ताकत को समझा कि एक 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक में कितनी ताकत है कि $100 बिलियन से अधिक का टर्नओवर पूरे दुनिया भर में लोग कर ले। बहरहाल दोस्तों, जब मेरी नौकरी हुई उससे पहले ही मैंने, चूंकि मेरी प्लेसमेंट पहले लग गई थी, तो मैंने एक ड्रीम जो मेरा था कि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी खुद को देखना चाहता था, और मैंने इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी लॉन्च करी, कुछ ऐसे लोगों के साथ में जिन लोगों ने हमारे कॉलेज के अंदर में भी इवेंट में पार्टिसिपेट करा था, और उनके साथ में मैंने सीखने की शुरुआत करी। हमने कुछ सफल इवेंट्स करे, अच्छे पैसे भी कमाए, और इससे मेरी एक ऐसी जर्नी की शुरुआत हुई जिस धारा ने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। तो एक तरफ मेरे हाथ में जॉब थी जिसका पैकेज बहुत अच्छा था, और दूसरी तरफ मेरे पास में एक बिजनेस था जिसको मुझे लेके आगे बढ़ना था। अब शुरुआत होती है मेरी कॉर्पोरेट करियर की, कोका कोला की। कोका कोला फ्रेंड्स वर्ल्ड की टॉप ब्रांड्स में से एक है। इस कंपनी में आने के बाद मुझे ट्रूली ग्लोबल पर्सपेक्टिव का अंदाजा लगा कि कैसे एक शरबत बनाने वाली कंपनी दुनिया के ऊपर राज कर सकती है। हम में से कितने लोगों को पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाला शब्द ओके, उसके बाद में सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा बोलने वाला शब्द कोक है। ये सारी बातें जब हमने स्टडी करी, हमने ब्रांडिंग की दुनिया को समझा कि कैसे एक कंपनी ने पूरी दुनिया को लाल रंग कैसे पेंट कर दिया। ये जर्नी है कोका कोला की। इस चीज को स्टडी करने के बाद दोस्तों मेरे अंदर का जो पैशन था और डबल हो गया, और मैंने बहुत शिद्दत से अपनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो 6 महीने थे उस स्टिंट को कंप्लीट करा। उसके बाद में मेरी पोजीशन 18 लोगों के बैच में नंबर 1 थी, इसलिए मुझे सबसे टफ टेरिटरी दी गई, और मेरे एचआर ने मुझे सफलतापूर्वक कन्विंस कर दिया कि आपको बिहार झारखंड में ही जाना चाहिए। और यहाँ आने के बाद में मुझे वो टेरिटरी दी गई जो सबसे टफ टेरिटरी थी कोका कोला के लिए, और वो थी जमशेदपुर की टेरिटरी। जमशेदपुर में कोका कोला का प्लांट बंद हो चुका था लेबर यूनियन इश्यूज की वजह से। हमारा डेपो भी जो था वो शहर के कोने पर था, तो उस डेपो से जब तक गाड़ी सुबह निकलती थी दूसरे कोने तक आते आते वो गाड़ी शाम हो जाती थी। उसके बाद रिटेलर माल लेने से मना कर देते थे। तो ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते थे। हमने कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को उसमें अप्लाई किया। सबसे पहली चीज हमने क्या करी कि हमने डेपो को फ्लाइंग डेपो बना दिया। हमने एक बहुत बड़े लॉरी को बुक किया, और उस लॉरी के ऊपर में हमने अपना स्टॉक्स डाल दिया, और उस लॉरी को हमने बीच मार्केट के अंदर खड़ा कर दिया। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आया कि चालान कटेगा। हमने कहा चालान कितने कटेगा? रोज का 2000 रुपए का चालान। 2000 को गुने कर लीजिए 30 दिन से 60,000 रुपए के अंदर में आपने डेपो का रेंट दे दिया शहर के बीचों बीच। और वहां से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि इसके लिए बहुत बड़े तौर पे मेरी तारीफ की गई पूरे इंडिया भर के अंदर में, और इस सिस्टम को कई जगह और इंप्लीमेंट किया गया। आज दिल्ली शहर के अंदर में कोका कोला की सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, चालान रोज भरती हैं लेकिन चलती हैं और दिन के टाइम में अपना काम कर लेती हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स हमने कुछ ऐसे और प्रिंसिपल्स लेवरेज किए जहां पर मैंने एक होटल जो कि सिर्फ पेप्सी बेचता था, चूंकि उसको पेप्सी से लगाव था और कोका कोला से उसको नफरत थी, कुछ ऐसा था कि मतलब वो कभी भी जिंदगी में कोका कोला नहीं बेचेगा, ऐसा उसने कुछ कसम खाई हुई थी, कुछ उसकी कभी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं प्लेन क्लोथ्स में जाता, रोज शाम को वहां बैठ करके खाना खाता और उससे एक ही चीज मांगता, कोका कोला है? कहता नहीं पेप्सी है। फिर मैं कल जाता, फिर खाना खाता, फिर मांगता कोका कोला है? कहता नहीं पेप्सी है। फिर कल जाता, ऐसे करते करते मैं करीबन 1 महीने तक वहां पर खाना खाया, उससे मैंने कोका कोला ही मांगा, कहा नहीं मुझे पेप्सी नहीं चाहिए। उसके बाद उसका मालिक आया, उस होटल का नाम था पप्पू होटल। उसने कहा कि भाई आपको कोका कोला से इतना प्यार क्यों है? मैंने कहा मुझे तो वही पसंद है। बोला ठीक है, कल मैं कोका कोला मंगवा के दूंगा आपको। और नेक्स्ट डे उसका फोन आया और मैं ही पहुंच गया कोका कोला लेकर के, बिकॉज मैं ही उसका मैनेजर था। तो उसने बहुत ठहाका ला के हंसा, फिर कहा कि आप बहुत बड़े चालबाज हैं। मैंने कहा चालबाज नहीं हूं, मेरा प्यार कोका कोला से आपके कोका कोला की नफरत से ज्यादा बड़ा है, बस मैं यही बताना चाहता हूं। और उसके बाद से उन्होंने उस आउटलेट को 100% कोका कोला आउटलेट कर दिया और आज भी मेन साक्षी मार्केट के अंदर में बिष्टुपुर में कोका कोला का एक बहुत बड़ा सा बोर्ड पप्पू होटल बनकर के वहां पर रहता है, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उस मार्केट को ब्लू ओशन कहते थे, मतलब पेप्सी का वो डोमिनेटेड मार्केट था। तो इन सब स्ट्रेटजीज की वजह से फ्रेंड्स एक ऐसा रिजल्ट आया जिसकी वजह से पूरा मार्केट टर्न अराउंड हुआ और मैं बिहार झारखंड का हेड बन गया उसी चीज का, सेल्स का, जिसमें मैं पहले एक जूनियर के रूप में काम करता था। तो उसके बाद फिर मैं पटना आ गया। पटना आकर के फिर यहाँ पर मैंने जिस पोस्ट को संभाला वहां पर मैंने की अकाउंट्स को देखा, यानी कि बड़े बड़े अकाउंट्स को देखा। पटना में रीजेंट सिनेमा को देखा, मयूर रेस्टोरेंट को देखा, एयरपोर्ट को देखा और यहाँ पर पीएनए मॉल की ओपनिंग कराई और बहुत सारे ऐसे विशिष्ट संस्थानों की ओपनिंग कराई जहां पर की अकाउंट्स में, यानी कोका कोला के वो विशिष्ट अकाउंट जहां पर की उनको स्पेसिफिकली प्रेजेंट होना चाहिए। और लाइफ में पहली बार एक ड्रीम पूरा हुआ मेरा और मुझे फॉरेन जाने का मौका बिजनेस क्लास के अंदर में मिला, जहां पर चाइना की ट्रिप मेरी लगी, शंघाई हम लोग गए थे वर्ल्ड एक्सपो में घूमने के लिए। दोस्तों इस ड्रीम की चर्चा अगर मैं करूं तो बचपन की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे पिताजी चूंकि सरकारी अफसर रह चुके थे, तो स्ट्रैंड रोड में हम लोग का घर था जो कि पटना एयरपोर्ट के बहुत पास में है। स्ट्रैंड रोड से मैं अपनी साइकिल लेकर के रोज जाता था और एयरपोर्ट पे खड़ी कर देता था। और एयरपोर्ट पे जिस वक्त लोग खेलते थे क्रिकेट या फुटबॉल जो खेलते थे, उस टाइम शाम का वक्त मैं सिर्फ एयरपोर्ट पे अपनी साइकिल खड़ी करता था और दीवार से सट करके उस साइकिल के कैरियर पे खड़ा हो जाता था, सिर्फ एक चीज देखने के लिए, फ्लाइट को आते हुए जाते हुए, आते हुए जाते हुए, बस यही देखता था। क्योंकि मेरा बचपन का ड्रीम यही था कि मैं भी उड़ान भरूं। कभी हम लोगों ने पूरी फैमिली में से किसी ने भी फ्लाइट नहीं लिया था एक्सेप्ट फॉर हमारे फादर। पहली बार फ्लाइट मैंने चढ़ी थी जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था और उसके बाद नेशनल फ्लाइट चढ़ी जब मैं एमबीए में था और आज इस वक्त जब मैंने क्वालिफाई किया था तो मैंने फ्लाइट चढ़ी थी इंटरनेशनल। दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है। हर महीने कम से कम 8-10 फ्लाइट तो हो ही जाती है, हर साल कम से कम 3-4 इंटरनेशनल तो हो ही जाती है। और वो दिन था जब बिजनेस क्लास गया, दुनिया को देखा, घूमा, अपने बॉस लोगों के साथ में देखा, सब चीजें हुई और काफी अच्छे अनुभव के साथ में मैं चला। लेकिन कोका कोला के बीच में दोस्तों एक और चीज मेरे साथ लाइफ में हुई। कोका कोला के अंदर में एक वेंडर थी जो एचआर कंसल्टेंट थी, रिक्रूटमेंट का उनका काम था। तो एक बार एक ऐसा वाकया हुआ जहां पर हम दोनों की मुलाकात हुई। वो किसी लोगों को रिक्रूट कर रही थी और मैं उस रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू ले रहा था। उस इंटरव्यू के दरमियान हम लोग की जान पहचान बढ़ी और उस जान पहचान के बाद में और ज्यादा आत्मीयता बढ़ गई, हम लोग अच्छे दोस्त बन गए और उसके बाद हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग जिंदगी में कुछ दूर और साथ चलेंगे। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, आगे चल करके मेरी पत्नी बनी, उनका नाम देवजानी है। शायद यही है जिंदगी। सुबह हो रही थी, शाम हो रही थी, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही थी, काम कभी खत्म नहीं हो रहा था। और इस दरमियान मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्होंने मेरे मेंटोर के रूप में मेरी जिंदगी की बागडोर को संभाला। और वो व्यक्ति एक सफल ब्यूरोक्रेट खुद भी थे, उन्होंने अपने लिए भी एक बिजनेस एम्पायर का निर्माण किया था। कोका कोला के तहत ही उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरे जो बॉस मुझे लाइक नहीं करते थे, उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया। हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है और उन्होंने मुझे एक ऐसी शख्सियत से मिला दिया जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड किया था और उनका नाम था प्रियमवत कुमार सिंह। प्रियमवत जी एक बहुत बड़े कंपनी जिसका नाम हम लोग जानते हैं एमवे, उसके बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के रूप में, डबल डायमंड के रूप में प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं। और मेरी मुलाकात उनसे हुई थी 2012 में।